नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन कंपोनेंट रेसिस्टर के बारे में। आपने इसे पीसीबी पर देखा होगा कि बहुत सारे रेसिस्टर लगे होते हैं। रेसिस्टर बेसिकली क्या करता है, किसी गिवन वोल्टेज के लिए कोई करंट फ्लो करवाता है। तो जनरल इक्वेशन में लिखते हैं I इक्वल टू V/R। तो यहाँ से आप देखो, जैसे जैसे हम रेसिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं हमारा करंट घटता जाता है। वोल्टेज वही है लेकिन रेसिस्टेंस बढ़ाने से करंट घटता है। ठीक है, ओवरऑल हमें कम करंट मिल रहा है। अगर ये रेसिस्टर नहीं होता तो हमें ज़्यादा करंट मिलता है। अगर ये बात है तो फिर हम लोग इतने सारे रेसिस्टर क्यों ही लगाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि रेसिस्टर पीसीबी में क्या करता है और कितने तरह से रेसिस्टर पीसीबी में इस्तेमाल होता है या किसी और सर्किट में इस्तेमाल होता है। ऐसे तो रेसिस्टर बहुत तरह इस्तेमाल होते हैं, पर जो कुछ कॉमन रीजन है जिसकी वजह से रेसिस्टर सर्किट में इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर लिस्टेड है। करंट लिमिट करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर के रूप में यूज होता है, करंट सेंसिंग के रूप में यूज होता है, डिले और टाइमिंग सर्किट में यूज होता है, फिल्टर सर्किट में यूज होता है, और ओप एम्प यूज करना है आपको तो उसमें तो आपको रेसिस्टर यूज करना ही पड़ेगा 90% केस में। ट्रांजिस्टर से जो भी सर्किट बनाते हैं उसमें उसके बाइसिंग वगैरह के लिए रेसिस्टर यूज करते हैं। और भी बहुत सारे रीजन से, जैसे स्नबर सर्किट में यूज होता है, इम्पीडेंस मैचिंग में यूज होता है। तो आइए एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है करंट लिमिटर, सबसे सिंपल वाला है। तो मान लीजिए आपके पास एक लिथियम आयन बैटरी है 4 वोल्ट का, और आप इससे एक एलईडी जलाना चाहते हैं। लाल रंग की एलईडी है, इसको आप चलाना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, आप अगर इस 4 वोल्ट को डायरेक्टली इसमें लगा दोगे तो क्या होगा, एलईडी जलेगा, फिर एक टाइम के बाद ज़्यादा जल जाएगा और फिर ये ओवर करंट की वजह से जल के ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने जब इसको डायरेक्ट लगाया तो बहुत ही हैवी करंट इधर से फ्लो हुआ। उस हैवी करंट की वजह से ये एलईडी जल गया। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं जलाएंगे, हम लोग बीच में एक रसिस्टर लगाएंगे। तो रसिस्टर लगाने से क्या होता है, करंट लिमिट होता है। अब देखो, अगर ये एलईडी नहीं भी होता, ये वाला एलईडी नहीं भी होता, तो ये बैटरी है और ये रेसिस्टर है, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो सकता था, ये वो वोल्टेज बाय आर, V/R। इससे ज़्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो ही नहीं हो सकता है। आप एलईडी लगा दोगे तो करंट और भी घट जाएगा। तो बेसिकली रेसिस्टर लगाने से हमारा करंट लिमिट हो गया। हमने रेसिस्टर लगा के इस सर्किट के करंट को लिमिट कर दिया कि अब ये करंट एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रेसिस्टर आपने 1 किलो का लगा दिया तो आपका जो करंट है 4 वोल्ट बाय 1 किलो, 4 मिली एम्प पे लिमिट हो गया। यानी कि इस सर्किट में किसी भी कंडीशन में करंट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। आप जब एलईडी लगा दोगे तो ये करंट 4 मिली एम्पियर से और भी ज़्यादा घट जाएगा। तो बेसिकली रेसिस्टर लगा के हम करंट को लिमिट करना चाहते हैं कि करंट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़े और चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करे। ठीक है, तो ये तरीका है, इसीलिए इसको बोलते हैं करंट लिमिटर रेसिस्टर को। दूसरा इस्तेमाल है, हाँ, तो ये जो करंट लिमिटर है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एलईडी के केस में ही यूज होता है, और भी बहुत सारी जगह आपको दिख जाएंगे जहाँ पे ये करंट को लिमिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो स्विचिंग पावर सप्लाई होते हैं, तो स्विचिंग पावर सप्लाईज में मॉसफेट यूज होते हैं, और मॉसफेट को चलाने के लिए गेट ड्राइवर यूज होता है। तो गेट ड्राइवर को अगेन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, हम लोग बीच में एक रेसिस्टर लगाते हैं, जिसके कारण ये जो करंट है वो कुछ लिमिट में रहे, और इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस रेसिस्टर की हेल्प से। तो ये रेसिस्टर का वैल्यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं करंट लिमिटर केस में रेसिस्टर के, सर्च कर सकते हो। अगला आते हैं वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर का क्या है आइए समझते हैं। देखिए, आपके पास एक 2 वोल्ट का कोई वोल्टेज है और आपने इस तरह से 2 रेसिस्टर लगा दिया है, 1 किलो 1 किलो। अब आप सिंपली भी सोचोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो यहाँ पे कुछ तो वोल्टेज आया होगा और इस रेसिस्टर पे भी कुछ वोल्टेज आया होगा। तो अगर आप ऐसे सिंपली सोचो तो आप देख सकते हो ये वोल्टेज 1 वोल्ट है और ये वोल्टेज भी 1 वोल्ट है। अगर ये दोनों सेम है तो 1 वोल्ट 1 वोल्ट। आपने क्या किया, इस 2 वोल्ट को 2 जगह डिवाइड कर दिया। जैसे जायदाद का बंटवारा होता है वैसा ही समझ लो कि इस वोल्टेज को हमने 2 जगह बांट दिया। अब डिपेंड करता है कौन सा रेसिस्टर बड़ा है कौन सा रेसिस्टर छोटा है, उस केस में वोल्टेज का डिवीजन अलग अलग होगा। यानी कि वोल्टेज का डिवीजन रेसिस्टर पे डिपेंड करता है। तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका क्या यूज केसेस है आइए देखते हैं। अगर रेसिस्टर की वैल्यू अलग अलग है तो किस रेसिस्टर पे कितना वोल्टेज आएगा, चलिए इस रेसिस्टर पे निकालते हैं कितना वोल्टेज आएगा। तो अगर आप ओम लो से देखोगे तो इस सर्किट में कितना करंट आ रहा है, V/R, यानी कि V in बाय R1 + R2।
तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज बना वो कितना बना, इसमें जो भी करंट है इनटू इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू, ये भी ओम्स लॉ है, सारे काम ओम्स लॉ से होते हैं लगभग। उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ से डाल दो, वी इन कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा R1/R1 प्लस R2। तो अब देखो आप ये जो इनपुट वोल्टेज है उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर सकते हो आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से। आप R1 और R2 को इस तरह से चुनोगे कि आपको वो डिजायर्ड वोल्टेज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट है और मान लीजिए आपको 1 वोल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, R1 को आप 1 किलो में ले सकते हो, R2 को आप 3 किलो में ले सकते हो। तो क्या वोल्टेज बनेगा, 4 इंटू 1 किलो बाय 1 किलो प्लस 3 किलो, ये आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी वोल्टेज यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, इससे छोटा वोल्टेज। ठीक है, आइए इसका एक यूज केसेस देखते हैं कि क्या करना है इस वोल्टेज को घटा के। तो मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, आपको पता है कि इसका वोल्टेज लगभग 50 वोल्ट होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना है वो आपको नहीं पता है, और आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर है। तो क्या कर सकते हो, क्या इस 10 वोल्ट को डायरेक्टली इसमें लगा सकते? नहीं, ये फुल रेंज में आ जाएगा और इसका वोल्टेज हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसका वोल्टेज हमें पता है कि 10 वोल्ट से ज़्यादा ही है, 50 वोल्ट के आसपास है, 10 वोल्ट से ज़्यादा ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज करेंगे एक वोल्टेज डिवाइडर, और वोल्टेज डिवाइडर से इस वोल्टेज को घटा लेंगे। इस वोल्टेज को घटा के हम लोग इससे रीड कर लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा कि ये वोल्टेज डिवाइडर इसको 10 से डिवाइड कर देता है, तो जो भी वोल्टेज आएगा वो यहाँ पे 10 से डिवाइड होकर इसको मिलेगा, इसमें रीड कर लेंगे और फिर उसको हम न्यूमेरिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे रीड किया 4 वोल्ट, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे वापस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे और R1 का वोल्टेज हम यहाँ से रीड कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने ये वाला रखा 9 के और ये वाला रखा 1 के, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे मान लीजिए V वोल्ट है, तो यहाँ पे मैं V1 बोल देता हूँ। तो V1 कितना आएगा, V जो भी वोल्टेज है उसके बाद इससे डिवीजन होगा, तो क्या होता है 1 के प्लस 9 के, ये आपका आ जाएगा V/10। आपने इस वोल्टेज को 10 से डिवाइड कर दिया, तो मान लीजिए 50 वोल्ट नहीं होता, मान लीजिए 45 वोल्ट होता, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता 4.5 वोल्ट, आपको यहाँ पे कुछ 4.5 वोल्ट दिखता। और फिर आप उसको, आपको पता है कि आपने उसको पहले ही 10 से डिवाइड किया है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो 45 वोल्ट। तो आप इनडायरेक्टली इसको मेजर कर सकते हो इस मीटर के हेल्प से। तो ये जो टेक्निक है ये लगभग हर मल्टीमीटर में, हर वोल्ट मीटर में यूज होता है। जब आप रेंज चेंज करते हो तब बेसिकली ये अलग अलग रेसिस्टर के वैल्यू को ही चेंज कर रहे होते हो, ताकि जो छोटे रेंज वाला मीटर भी है वो ज़्यादा बड़े वोल्टेज को रीड कर सके। तो ये वोल्टेज डिवाइडर ऐसा है, और इसी तरह से सेंसिंग के पर्पज़ के लिए या फिर वोल्टेज रीडिंग के पर्पज़ के लिए बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं करंट सेंसिंग। रेसिस्टर का इस्तेमाल करंट सेंसिंग के केस में कैसे होता है। ठीक है, तो आपके पास कुछ तो वोल्टेज है, कुछ तो बैटरी वगैरह कुछ भी है, और यहाँ पे भी कुछ तो डिवाइस है, पता नहीं क्या है, और आप जब इसको ऑन करोगे तो इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा। अब ये सिंपल रेसिस्टर होता तो हम बोल सकते थे कि V/R = I, अगर हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन होता तो, लेकिन हमें नहीं पता ये क्या है, तो हमें I भी नहीं पता है, I कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसके साथ में, हम इसके सीरीज में एक रेसिस्टर लगा देंगे, और हमें पता है ये रेसिस्टर है, तो V = होता है I × R। चूँकि R हमें पता है जो कि रेसिस्टर का वैल्यू है, V हम किसी वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे, कोई वोल्ट मीटर लगाएंगे इसके और इसके बीच में और वोल्टेज मेजर कर लेंगे। हमें R पता है, V पता है, तो हमें I पता चल जाएगा। चूँकि हमें इसका I पता है, इसका करंट पता है, तो चूँकि सेम करंट तो इसी में से आ रहा है ना, तो हमें इनडायरेक्टली इसका भी करंट पता है। तो रेसिस्टर हमें हेल्प करता है करंट को सेंस करने में, कितना करंट किसी सर्किट में से फ्लो हो रहा है, हमें इनडायरेक्टली रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज नाप के पता कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कीम है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें कि कितना रेसिस्टर का वैल्यू लगाया जाए, क्या इसकी पावर रेटिंग होनी चाहिए, वो सेपरेट कीजिए, उसको कभी और देखेंगे। फिलहाल के लिए भी तो बस एक सिंपली ये समझ रहे हैं कि रेसिस्टर लगा के हम करंट को सेंस कर सकते हैं, है ना। और ये रेसिस्टर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वोल्टेज आप 10 वोल्ट ले रहे हो, और जितना करंट पे यहाँ पे जो भी वोल्टेज डेवलप हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट डेवलप हो जा रहा है, तो ये नहीं करना है। जब 10 में से 5 वोल्ट इधर ही चला गया तो इसके लिए तो 5 ही वोल्ट बचा। तो जनरली ऐसा नहीं करते हैं, इसकी एक जो भी वोल्टेज ड्रॉप हम रखते हैं वो काफ़ी कम रखते हैं, ताकि जो ओरिजिनल सर्किट है उसको काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज मिले।
चलिए अगला है आरसी टाइमिंग सर्किट। तो यहाँ पे आर का मतलब रेसिस्टर और सी का मतलब कैपेसिटर। तो ये रेसिस्टर और कैपेसिटर को एक मीनिंगफुल वे में जब आप कनेक्ट करते हो तो वो कुछ डिले के साथ चलता है, कुछ टाइम के साथ ऑन होता है। इस टाइम को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जब आप इसके बारे में पढ़ोगे NE555, ये एक टाइमिंग आईसी है। तो इसमें बेसिकली आरसी सर्किट को यूज़ किया जा रहा है एज ए टाइम कीपिंग सर्किट। तो इस आईसी से आप स्क्वायर वेव कुछ भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइमिंग कहाँ से आ रही है? रसिस्टर और कैपेसिटर के नेटवर्क से। तो आइए समझते हैं कि ये आरसी टाइमिंग सर्किट कैसे काम करता है। तो अगेन फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास कुछ तो भी वोल्टेज है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। आपने इधर वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया और अब आप ये स्विच क्लोज करने जा रहे हो। तो ये स्विच आप जैसे ही क्लोज करोगे तो ये मीटर तुरंत ही यहाँ से यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, तुरंत ही चार्ज हो जाएगा। ये कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास बीच में एक रेसिस्टर है तो क्या होगा? तो जैसे ही आप इसको बंद करोगे, अगर आपके पास एक रेसिस्टर है और आपने रेसिस्टर को सर्किट में लगाया, उसके बाद स्विच ऑन किया, तो क्या होगा? ये जो वोल्ट मीटर है ये धीरे धीरे करके चार्ज होगा। अगर आप एक बीच में रेसिस्टर लगा देते हो तो अब ये कैपेसिटर एकदम से चार्ज नहीं होगा, धीरे धीरे करके चार्ज होगा। तो ये वोल्ट मीटर भी धीरे धीरे करके उसका रीडिंग बढ़ेगा। अगर उसका आप ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आपने जैसे स्विच ऑन किया तो वोल्टेज अचानक से बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा ऐसे करके। तो आप देख रहे हो वोल्टेज बढ़ने में थोड़ा डिले हो रहा है, और यही डिले हम लोग टाइमिंग के रूप में यूज़ करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। तो एग्जैक्टली कितना डिले आएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपका बैटरी का वोल्टेज वी नॉट मान लेते हैं इसको। आपका बैटरी का वोल्टेज वी नॉट था, तो एट द एंड हमें पता है कैपेसिटर का वोल्टेज इतने वोल्ट तक चार्ज होएगा। अगर आपका 10 वोल्ट का था तो 10 वोल्ट तक ये जाएगा ही जाएगा। तो ये जो भी हाइट है ये फाइनली वी नॉट तक जाएगा काफ़ी लंबे समय के बाद। तो उसका 63%, यानी कि अगर आपका 10 वोल्ट था तो लगभग 6.3 वोल्ट तक चार्ज होने में इसको कुछ तो समय लगेगा। उसको हम लोग बोलते हैं टाउ, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और ये होता है R इंटू सी। मतलब आप R का वैल्यू रख दो और C कैपेसिटेंस का वैल्यू जितना है वो आप रख दो। उसके बाद जब आप इसको ऑन करोगे तो इतने सेकेंड लगेंगे इसको फाइनल वैल्यू यानी कि फुल वोल्टेज का 63% चार्ज होने में। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का और रेसिस्टर है आपका 1 किलो ओम का, और आपने जो ये वाला वोल्टेज अप्लाई किया है वो अगेन मान लीजिए 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे आपका टाइम कांस्टेंट है C इंटू आर। 1 माइक्रोफैरड 1 किलो ओम, ये आता है 1 मिली सेकेंड। इसका मतलब जब आप इसको ऑन करोगे तो ये वोल्टेज इस तरह से बढ़ेगा और फाइनली 10 वोल्ट पर जाएगा। लेकिन कितना देर में? इस तरह से कि ये जो 1 मिली सेकेंड पे ये 6.3 वोल्ट तक चार्ज होगा। इसका टाइम कांस्टेंट 1 मिली सेकेंड है, यानी कि फाइनल वैल्यू का 63% चार्ज होने में उसको इतना समय लग रहा है। तो इस तरह से सर्किट डिले क्रिएट करता है, और कितना एग्जैक्टली डिले होगा वो R और C पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे R जितना बढ़ाओगे डिले उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। डिले आई मीन इसको चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है, इसको बेसिकली टाइम कांस्टेंट ज़्यादा करेक्ट वर्ड है। तो टाइम कांस्टेंट इसका बढ़ता जाता है R बढ़ाने से। तो ये इस तरह के सर्किट्स में इसको यूज करते हैं रेसिस्टर को कैपेसिटर के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला है RC फिल्टर सर्किट। अगेन यहाँ पे R का मतलब रेसिस्टर और C का मतलब कैपेसिटर। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअली फिल्टर सर्किट क्या है। तो आपने इसे बिल्डिंग वगैरह बनते टाइम आपने इसे बालू को क्लीन करते हुए देखा होगा कि बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको अलग कर देते हैं और छोटे टुकड़े होते हैं महीन टुकड़े, उससे घर बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये जो चीज़ है वो एक फिल्टर है। फिल्टर से हम लोग कोई चीज़ फिल्टर कर रहे हैं, और हम लोग फिल्टर किस बेसिस पे कर रहे हैं? साइज के बेसिस पे कर रहे हैं कि छोटे महीन टुकड़े चले जाएं और बड़े टुकड़े यहीं पे रुक जाएं। तो फिल्टरिंग का हमारे पास कुछ बेस है, साइज के आधार पे हम लोग यहाँ पे फिल्टरिंग कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हमारे पास कुछ तो भी इनपुट सिग्नल होता है, और उस इनपुट सिग्नल में हमें कुछ फिल्टर करना होता है। फिल्टर करने के बाद हमें कुछ आउटपुट सिग्नल मिलता है, और ये फिल्टरिंग हमें किस बेसिस पे करते हैं? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करते हैं। कि मान लो एक सिग्नल में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल हैं वो इसमें से चले जाएं और कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल इसी में रह जाएं। तो उसके लिए हम लोग फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, और वो फिल्टर सर्किट को बनाने के लिए हम लोग अगेन कैपेसिटर और रेसिस्टर यूज करते हैं। वैसे तो बहुत तरह के फिल्टर सर्किट होते हैं, लेकिन जो काफ़ी कॉमन यूज होता है वो होता है RC फिल्टर।
तो होता कुछ ये है, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं फिल्टर सर्किट में, कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो इनपुट वोल्टेज में अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट वोल्टेज में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इससे फिल्टर होकर आएगा, और एक वोल्टेज में अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं। तो इस फिल्टर सर्किट पे हम कुछ इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हमें कुछ आउटपुट मिलता है। इनपुट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट में वही फ्रीक्वेंसी जाएगा जो फिल्टर अलाउ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। तो यहाँ पे आप देखो, एक तो ये वाला कर्व है, ऐसे आप देख सकते हो कि ऐसा पूरा साइन वेव जाएगा, और उसके ऊपर से छोटा छोटा ये नॉइस या कुछ भी है, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी है। तो फिल्टरिंग के दौरान हम क्या चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये वाला जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो हट जाए, ये वाला जो है लो फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट ये वाला बच जाए। तो हम लोग इस वोल्टेज को एक फिल्टर से पास करेंगे, और फिल्टर इसको फिल्टर कर देगा। फिल्टर होने के बाद आपको ये दिखेगा। तो ये देखिए, लो फ्रीक्वेंसी वाला बचा हुआ है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाला खत्म हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिल्टर रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। और ये हमारा आउटपुट सिग्नल। तो आरसी सर्किट से लो पास फिल्टर कैसे बनाते हैं, आरसी सर्किट से लो पास फिल्टर ये रहा, ये एक है लो पास फिल्टर। इसमें आप कुछ भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को जाने नहीं देगा, लो फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। अब एग्जैक्टली किस वैल्यू के बाद वो जाने देगा, किस वैल्यू के पहले नहीं जाने देगा, ये कैसे, ये वो, तो इसमें अब एग्जैक्टली किस फ्रीक्वेंसी के पहले का कंपोनेंट जा सकता है, किस फ्रीक्वेंसी के बाद वाला फ्रीक्वेंसी नहीं जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि कौन सा फ्रीक्वेंसी पास हो सकता है, कौन सा फ्रीक्वेंसी नहीं पास हो सकता है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अभी के लिए बस, तो कुछ फ्रीक्वेंसी तक का सिग्नल पास होता है, उसके बाद का सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है। तो ये एक्स एक्सिस में है फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस में है एम्पलीट्यूड, सिग्नल का एम्पलीट्यूड। आप क्या चाहते हो, हाई पास लो पास फिल्टर में हाई फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाए। हाई फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कमेगा, मतलब वो सिग्नल पास नहीं हो रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और अगेन इसका वैल्यू होता है 1/2πRC, यानी कि इस वैल्यू के पहले का फ्रीक्वेंसी आसानी से पास हो सकता है, इस वैल्यू के बाद का फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाएगा। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आएगा तो उसका एम्पलीट्यूड और कम होगा, कम फ्रीक्वेंसी वाला आएगा उसका एम्पलीट्यूड कम कम होगा। तो अगेन कितने फ्रीक्वेंसी के बाद अलाउ करना है, कितने फ्रीक्वेंसी का नहीं अलाउ करना है, वो सब हम लोग आर को चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक हाई पास फिल्टर होता है कि आपको अगर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जाने देना है, लो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं जाने देना है, तो उसमें ये यूज होता है। तो उसमें ये हाई पास फिल्टर यूज होता है। तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, एक फ्रीक्वेंसी के बाद वाला कंपोनेंट जाने देगा और उसके पहले वाला कंपोनेंट नहीं जाने देगा। तो अगेन आप देखो, एक फ्रीक्वेंसी जिसको एफसी बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाले का एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है, लेकिन उसके बाद वाले का एम्पलीट्यूड नहीं घटा है। और यहाँ पे भी ये होता है 1/2πRC। आर को एडजस्ट करो आप इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को। अगला, गेन सेटिंग फॉर ओपैम्प। ओपैम्प एनालॉग सर्किट में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये एक एम्पलीफायर है, ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, मतलब इसको आप करंट को भी एम्पलीफाई कर सकते हो, अलग अलग तरह से इसको यूज कर सकते हो। लेकिन एक ही एम्पलीफायर को अलग अलग तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के रजिस्टर लगा के, रजिस्टर का अलग अलग कॉम्बिनेशन लगा के हम इस ओपैम्प को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, आपके पास कुछ तो इनपुट सिग्नल है और आप चाहते हो कि ये एम्पलीफाई हो जाए। तो ये जो ग्रीन वाला है, मान लीजिए ये आपका इनपुट है और आप इसको एम्पलीफाई करना चाहते हो। मान लीजिए ये 1 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज का था, ये आप इसको चाहते हो कि यहाँ पे हमको 2 वोल्ट पीक टू पीक मिले, तो उसके लिए आपको इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आप इसको 2 गुना करना चाहते हो, तो ओपैम्प का गेन को सेट करना पड़ेगा कि ये कितने से मल्टीप्लाई करे। तो यहाँ पे हम लोग आर को लगा के हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन होता है, यानी कि कितना से मल्टीप्लाई होगा सिग्नल, उसका वैल्यू ये होता है। तो आप इसको एडजस्ट करके आप ये डिफाइन कर सकते हो कि ये जो ओपैम्प है ये कितना टाइम से इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। और इसको सेट करने के लिए अगेन हम लोग रजिस्टर को यूज कर रहे हैं। फिर अगला आता है ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर को हम लोग बहुत सारे सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए उसको प्रॉपर कंडीशन की ज़रूरत होती है, सही वोल्टेज सही करंट की ज़रूरत होती है, और वो प्रोवाइड करने के लिए हम फिर से मोस्टली रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे ट्रांजिस्टर से आप एम्पलीफायर बना रहे हो, उससे स्विच बना रहे हो, लेकिन उसके लिए भी उसके बायसिंग सेट करने के लिए हम लोग रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, लेकिन इसका जो बेस वोल्टेज है, बेस वोल्टेज और करंट को डिफाइन करने के लिए हमने R1 R2 लगाया हुआ है, जो कि इसके बेस वोल्टेज को डिफाइन करता है। RC ये आउटपुट लोड है। तो अगेन हम लोग रसिस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए। ये मैं अभी पूरी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ओवरऑल आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि रसिस्टर क्यों यूज करते हैं पीसीबी में। इसके बहुत सारे कारण हैं और उनमें से कुछ कारण हमने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट या सजेशन आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।